चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सीखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, आपको कल मैं ऑलरेडी बता चुका था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। रिपोर्ट्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। परफॉर्मेंस के लिए हम लोग कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं सर? परफॉर्मेंस के लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। पोजीशन के लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट में इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखते हैं, और अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन गेन या लॉस लिखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी लिखते हैं, और इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन लॉस लिखते हैं। सो ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में, और उस इंफॉर्मेशन को कंपनी के अंदर भी लोग यूज़ करते हैं और कंपनी के बाहर भी। तो इसके यूज़र्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हैं। जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है आपके बिजनेस का, मे भी वो भी इन्वेस्टमेंट करे, तो वो बंदा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड आउट करता है, देखता है, इस पे एनालिसिस करता है। परफॉर्मेंस और पोजीशन को देखने के बाद वो इस पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है और अमल करता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों कंपनी के अंदर भी यूज़ होती हैं और कंपनी के बाहर भी यूज़ होती हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग जो बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं, ये एक्रूवल बेसिस पे होती है, एक्रूवल बेसिस पे। और एक्रूवल बेसिस का मतलब ये है कि आप जिस भी पर्टिकुलर ईयर एंड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, आप लोग इसी साल की, ये आपका फॉर एग्जांपल ईयर एंड है 31 दिसंबर 2005, दिस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2005। तो ये आपका ईयर एंड है, आप इस 12 महीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने इस 12 महीनों की इनकम्स और 12 महीने के एक्सपेंसेस लिखने हैं। कोई प्रीवियस साल का एक्सपेंस उठाकर यहाँ नहीं लिख सकते, कोई अगले साल का एक्सपेंस उठाकर यहाँ नहीं लिख सकते, अगले साल की इनकम्स उठाकर एडवांस में नहीं लिख सकते। सो अकाउंटिंग ईयर एंड के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इन 12 महीनों की चीज़ें आपने लिखनी है। और दूसरी बात ये, एक्रूवल कॉन्सेप्ट कई नॉन कैश आइटम्स को भी कंसिडर करता है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट आल्सो कंसिडर नॉन कैश आइटम्स। कंसिडर द नॉन कैश आइटम्स का मतलब ये है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई कैश का एक्चुअल आउटफ्लो नहीं होता, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे एमोटाइजेशन है, जैसे बैड डेट्स हैं। डेप्रिसिएशन हो गई, जैसे एमोटाइजेशन हो गई, जैसे बैड डेट्स का एक्सपेंस हो गया। कोर्ट में आपके खिलाफ केस चल रहा है और अभी तक कोर्ट ने फाइन लगाया नहीं है, लेकिन आप फिर भी प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अपने पास पहले से ही प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाल तो अभी तक आपने कोई पैसा पे नहीं किया। तो कोई नोशनल कास्ट है, फर्जी कास्ट है, फर्ज कर रहे हैं कि आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन असल में कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा। तो ये चीज़ें एटसेट्रा, इनमें आपसे कैश का एक्चुअल आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन फिर भी अक्रूवल कहता है नहीं यार इसको रिकॉर्ड करो। कैश बेस्ड कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को एक्सपेंस नहीं मानते। कैश बेस में एक्चुअल कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं होता तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को भी रिकॉर्ड करवाता है। सो हम अपनी जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम एक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर लोग यूज़ करते हैं। सो बीइंग एन अकाउंटेंट, आप लोगों को बताते हैं कि कंपनी के इतने एसेट्स हैं, इतने इनकम्स हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं, और आप लोगों की बनाई हुई इन स्टेटमेंट्स की बेसिस पर जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया आपकी इन स्टेटमेंट्स की आपकी बनाई गई इन स्टेटमेंट्स की बेसिस पर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप गलत स्टेटमेंट बना कर देते हो, आप कंपनीज के प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट करके देते हो, कोई फॉल्स रिपोर्टिंग करते हो, मिस स्टेटमेंट्स करते हो, तो आपकी वजह से फिर उनका जो पैसा था वो भी डूब जाता है। तो दैट्स वाई आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशंस के अकॉर्डिंग बनानी है। उसमें ईमानदारी के साथ काम लेना है, उसमें न्यूट्रल रहना है, उसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट शो करना है, लॉस हुआ है तो लॉस शो करना है। उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं करनी, बड़ी गलतियां नहीं करनी, छोटी माइनर्स होती रहती हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलतियां आपको, ब्लंडर्स नहीं करने चाहिए। आपको मेजर स्टेटमेंट्स मिस स्टेटमेंट्स नहीं करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि आप लोग बीइंग एन अकाउंटेंट, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो हमारे पेपर का नाम भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तो इसमें हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें वो रिपोर्टिंग फेयर करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए।
क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन की, अच्छे इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज़ दैट कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन के ऑब्टेन करने पे जो खर्चा है वो कम और उसका बेनिफिट ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी बनाई गई स्टेटमेंट्स आप जो लोगों को दे रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो लोगों की समझ में नहीं है। फिर आपकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होनी चाहिए, मीन आपको यूज़र्स के अकॉर्डिंग बातें उसमें लिखनी चाहिए, यूज़र्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि भाई 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और हर फाइनेंशियल्स की 2-3 पेजेस हैं, तो ऑलरेडी वो 10-15 पेजेस का बर्डन तो है। और आप बीच में इररेलेवेंट चीज़ें भी लिखना शुरू करोगे तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 पेजेस तक पहुंचेंगी, उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, कंप्लीट, एक्यूरेट, रिलायबल। आप जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिख रहे हैं उसका जो सोर्स है अथेंटिक होना चाहिए, एक्यूरेट, टाइमली, टाइम पे प्रेजेंट कर देनी चाहिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बन गई है ना, तो ज़्यादा लेट करोगे, ज़्यादा लेट जाकर प्रेजेंट करोगे, अगर 2024 में 2020 की रिपोर्टें 2024 में पब्लिश करोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑन टाइम, इंफॉर्मेशन टाइमली प्रेजेंट करनी चाहिए, और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो इजी टू यूज़ होनी चाहिए। उसमें आपको अकाउंटिंग जॉर्गन्स कम यूज़ करने चाहिए। अगर आप डेबिट लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ डीआर नहीं लिखना, क्योंकि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक लेमैन भी पढ़ता है, आम आदमी भी पढ़ता है, और वो डीआर को डॉक्टर समझ रहा होता है, हालांकि आप डीआर जो है वो डेबिट लिख रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग जॉर्गन्स, टर्मिनोलॉजीज का यूज़ कम करना चाहिए, पूरे पूरे वर्ड्स लिखने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी है, कुछ इसमें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इनहेंसिंग है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब न्यूट्रल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस, मेजर मिसस्टेटमेंट नहीं करनी, और रेलेवेंट होनी चाहिए। दो बड़ी फंडामेंटल बातें, बुनियादी, और बाकी बातें जो है वो इन्हेंसिंग है। बीइंग एन मुस्लिम, फंडामेंटल ये है कि हम लोग कलमा, अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन, अकीदा, तकवा। इनहेंसिंग ये है कि भाई सलाम भी करना है, दाढ़ी भी रखनी है, इन सब चीज़ों से आपका ईमान और मजबूत होगा। तो फंडामेंटल और इनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इंफॉर्मेशन की। एनीवे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाना सीखते हैं। कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन अकर होती है, उस ट्रांजैक्शन की हम डबल एंट्रीज पोस्ट करते हैं, डबल एंट्री के बाद लेजर्स बनते हैं, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस एक लिस्ट में लिखी जाती हैं। उस लिस्ट को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। आपको ईयर एंड का ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया होगा, लेकिन कुछ ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम साल के आखिर में करते हैं, विच इज़ नाउन एज ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, विच इज़ डेप्रिसिएशन, सच एज एक्रूवल, सच एज प्रीपेमेंट, सच एज क्लोजिंग इन्वेंट्री, सच एज प्रोविजन, सच एज बैड डेट्स। ये कुछ 7-8 चीज़ें आपके लिए जो हम साल के आखिर में हमें एडजस्ट करनी होती हैं, हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं। तो ईयर एंड एडजस्टमेंट के बाद हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं। तो भाई आपका मेन जो टेस्ट होगा वो ईयर एंड एडजस्टमेंट ही होंगे। सो हम बनाना सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे बनती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, पूरा नाम इसका ये है, एंड अदर कंप्रेहेंसिव इनकम्स। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हम लोग जो रेवेन्यू लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं सबसे पहले, विच इज़ रेवेन्यू। टर्नओवर, सेल्स, रेवेन्यू एक ही चीज़ है। सेल्स लिखते वक्त ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर आपको सेल्स दी होंगी, क्योंकि इनकम है, इनकम की नेचर क्रेडिट है। इसमें से अगर कोई सेल रिटर्न हुई है तो सेल रिटर्न को माइनस करूंगा सर। सेल्स क्रेडिट पर होती हैं तो सेल्स की रिटर्न डेबिट पर होंगी। फिर सम टाइम आप एज एन कमीशन एक्ट कर रहे होते हैं, आपने किसी के लिए एक चीज़ बेची है, लेकिन उस सेल में सिर्फ आपका कमीशन है। आपने लाख रुपए की चीज़ें बेची हैं, उसमें 10% आपका कमीशन है, तो 10% आपकी इनकम है। तो आपको उस लाख का 10% सिर्फ 10,000 यहाँ पर लिखना चाहिए। और गलती से अगर क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है द अकाउंटेंट मिस्टेकनली एडिड द टोटल अमाउंट, अगर उस चूतिए ने गलती से 10,000 के बजाय पूरा लाख ऐड किया हुआ है तो ज़्यादा गलत किया उसने। जो ज़्यादा पैसे उसने ऐड किए हुए हैं उसको माइनस कर देना, क्योंकि जब आप एज एन
एजेंट एक्ट करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, उसमें जो कमीशन होता है सिर्फ वो कमीशन आपकी इनकम। तो ये सब कुछ वर्किंग करने के बाद, ये तीन चीज़ें एडजस्ट करने के बाद, तीन चीज़ें रेयरली एडजस्ट करवाता है F3 में एग्जामिनर। कोई सेल, सेल रिटर्न, कमीशन, कोई एक चीज़ दो दी होगी वो लिख लेना करके, इधर रेवेन्यू आ जाएगा। उस रेवेन्यू से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे सर। कैसे कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, मैं एक वर्किंग करवाता हूँ यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर मैं इसके साथ ऐड करता हूँ परचेजिस। अगर उसने कैरीज इनवर्ड दिया होगा, कैरीज इनवर्ड हमें पता है परचेजिस के साथ ऐड होती हैं, तो मैं कैरीज इनवर्ड को ऐड करूंगा साथ। और अगर परचेज रिटर्न दी होंगी तो परचेज रिटर्न को माइनस करूंगा सर। तभी तो जाकर परचेजेस की फाइनल फिगर आएंगी। कैरीज इनवर्ड परचेजेस के साथ प्लस होती हैं, कैरी परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस होती हैं। सो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने स्ट्रेट अवे आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन वो आपको वर्किंग करवा सकता है। वो कहता है इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 20,000 है, लेकिन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट उसकी एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि उस इन्वेंट्री को मैं बेच सकता हूँ 25,000 का, लेकिन उसके बेचने के ऊपर मुझे 10,000 का खर्चा करना पड़ रहा है। तो बेचने के बाद आपको इस इन्वेंट्री से कितने पैसे रियलाइज होंगे सर? 15,000। दिस इज नाउन एज एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। प्रूडेंस ने कहा हुआ है, आप लोगों ने FA2 में पढ़ा हुआ है, कि जब भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो कास्ट और एनआरवी दोनों में से जो लोअर फिगर होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। सो 20,000 की आपने वो चीज़ इनिशियली रिकॉर्ड की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट आपको पता चल रहा है कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको 15,000 का मिलने हो, तो इन्वेंट्री को 15 पे रिकॉर्ड करो। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री में यहाँ पे 15,000 की लिखूंगा। तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन सर अब ज़रा सा आपको समझना है, कॉस्ट ऑफ सेल का वैसे मतलब ये होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब तो यूनिट सोल्ड, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब आप सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। इसीलिए हम सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सर मेरे पास एक ऐसी ऐसी मशीन है कि वो मशीन जो है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और उस मशीन की डेप्रिसिएशन भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए। तो उस मशीन की डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इधर लिखेंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा एसेट है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ऑफिस का, ऑफिस इज अ नॉन प्रोडक्शन सर, ऑफिस में कोई प्रोडक्शन नहीं होती। सो ऑफिस के AC की डेप्रिसिएशन इज नॉन प्रोडक्शन कास्ट, उसको कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं लिखना चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ सेल में सर हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर समटाइम डेप्रिसिएशंस भी आती हैं। वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, आपको खुद नहीं सोचना कि यार ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है। F3 में इतनी हेडिक नहीं है, वो स्ट्रेट अवे बताएगा इट इज़ द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज द डेप्रिसिएशन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसको लाकर कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट भी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, तो इसके साथ प्लस कर देना। और इस वर्किंग के बाद यू विल गेट द फाइनल फिगर ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। डेप्रिसिएशन की नहीं समझ आई, फिर बता देता हूँ भाई। डेप्रिसिएशन है, एक एक्सपेंस है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस होना चाहिए, लेकिन मैं प्रॉफिट से तो, ये प्रॉफिट तो नहीं लिखा मैंने, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी है। कॉस्ट मीन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। उस एक्सपेंस को उठाकर इसके साथ ऐड करो, और फिर जाकर टोटल फिगर को माइनस कर लेना। क्यों करूं सर? क्वेश्चन में बताएगा, उसने कहा होगा कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करो कॉस्ट ऑफ सेल, या वो कहेगा डेप्रिसिएशन शुड बी स्प्लिट बिटवीन 70-30 टू द कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कि 10,000 का डेप्रिसिएशन है, उसका 70% कॉस्ट को दो और कॉस्ट ऑफ सेल्स को दो, और 30% एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में लिखो। तो जैसे वो कहेगा वैसे हमने करना है। एनीवे यू विल गेट द फाइनल फिगर ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल, और सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ से मैं कैलकुलेट करके माइनस करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर एक फिगर आएगी जिसको मैं कहूँगा सर ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करूंगा।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में वो तमाम कॉस्ट आती हैं जो हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए इनकर्ड करते हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आती है, जिसमें मार्केटिंग की कॉस्ट आती है, जिसमें बाय वन गेट वन आते हैं, जिसमें फ्री सैंपल्स हम देते हैं ताकि हमारी सेल्स प्रमोट हो, जिसमें हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं हायर वाले एसी बेचकर। ये भी कहते हैं कि इसकी सर्विसेज और मेंटेनेंस, इसकी फिटिंग हम करके देंगे, तो बेचने के बाद हमारा काम कोर्स ख़त्म करवाना है, लेकिन सम टाइम हम कोर्स ख़त्म करने के बाद स्पेशल क्लासेस भी अरेंज करते हैं, सेल के बाद भी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो भाई आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसलिए दी जाती हैं कस्टमर सेटिस्फाई और सेल्स प्रमोट हो। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, हम सम टाइम कंपनीज जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस देती हैं कस्टमर तक। कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का जो खर्चा है उसको कैरिज आउटवर्ड कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट का पार्ट है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड परचेस कॉस्ट के साथ प्लस करते हैं, और कैरिज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में लिखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती हैं और उनको हम यहाँ से माइनस करते हैं। फिर ऑफिस रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती हैं, ऑफिस का अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ऑफिस में ऑडिटर बैठा हुआ है, ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, ऑफिस का एसी है उसका बिल, ऑफिस के टेलीफोन का बिल, ऑफिस के इंटरनेट का बिल, क्लाइंट आया उस क्लाइंट के लिए लंच मंगवाया उसके पैसे, ऑफिस में जो स्टाफ बैठा हुआ है उनकी सैलरी, उनको प्रमोशन बोनस, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो माइनस करेंगे। रिसर्च कॉस्ट वो माइनस करेंगे। बैड डेट्स की कॉस्ट वो माइनस करेंगे, क्योंकि बैड डेट्स भी सम टाइम रिसीवेबल्स को प्रॉपरली चेज अप ना करने की वजह से होते हैं, फॉलो अप ना करने की वजह से वो रिसीवेबल बैड डेट्स बन जाता है। सिक्योरिटी अकाउंटेंट्स कौन सी कैटेगरी, एडमिनिस्ट्रेशन में या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, कहीं पे भी लिख दो सर। प्रोडक्शन कास्ट तो नहीं है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, इन्वेंट्रीज जो हैं, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस कर दो। रिसर्च की कॉस्ट। सो ये सारे एक्सपेंसेस में माइनस करूंगा और मेरे पास एक प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम है सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तीसरा नाम है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसके साथ अगर मेरी कोई अदर इनकम है, अदर इनकम का मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहाँ से आपको बेनिफिट आ रहा है, सो आपकी जो अदर इनकम है उस अदर इनकम को इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे। आपने किसी को लोन दिया हुआ है, उस लोन से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इनकम लिखना चाहिए सर यहाँ पे। डिविडेंड पे करना एक्सपेंस नहीं है, लेकिन डिविडेंड रिसीव करना इनकम ज़रूर है। सो जो भी आपकी अदर इनकम होंगी, आपकी ट्रेडिंग, आपकी अपनी बिजनेस की कोर एक्टिविटी से हट की जो इनकम होती है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद फिर मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज आल्सो नाउन एज फाइनेंस कॉस्ट। कैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे भाई, देखेंगे मेरा ईयर एंड क्या है और मैंने लोन कब लिया है। मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2001, दिस ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2001 से। लोन कब लिया है सर, लोन तो लिया है यहाँ पर, ये कौन सी डेट है भाई, ये 30 जून 2001 है। कितने का लोन लिया है, लाख रुपए का, कितने परसेंट पे लिया है सर, 6% पे। तो लाख का 6% कितना बनता है, 6,000। ये 6,000 तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। इस साल में मुझे लोन लिए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 3,000। तो भाई इससे पहले मैंने लोन लिया ही नहीं था, क्या इंटरेस्ट दूँ, आज लोन लिया, इधर से लेकर इधर तक 6 महीने का इंटरेस्ट 3,000 है, तो आई विल डिडक्ट 3,000 बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट वी स्टेटेड दैट, accrual or matching concept, we stated that you have to write the income and expenses of this particular year in the statements। जो आपका ईयर एंड है उसी के अकॉर्डिंग हमने चीज़ें लिखनी। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसे लिखूंगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद एक प्रॉफिट आता है विच इज़ नाउन एज पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि सब कुछ माइनस कर दिया, अभी तक टैक्स माइनस नहीं किया। आफ्टर दैट आई विल डिडक्ट द टैक्स एक्सपेंस। इसके बाद मैं माइनस करूंगा टैक्स एक्सपेंस। और टैक्स एक्सपेंस को माइनस करने के लिए एक वर्किंग करनी पड़ती है, आपको मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में बताया था कि कैसे प्रॉफिट और लॉस के लिए टैक्स कैलकुलेट करते हैं। करंट ईयर का एस्टिमेटेड टैक्स,
करंट ईयर एस्टिमेटेड टैक्स के साथ प्रीवियस ईयर के अगर अंडर प्रोविजन है तो उसको ऐड करते हैं, और अगर ओवर प्रोविजन है तो उसको माइनस करते हैं। अंडर प्रोविजन का मतलब अगर आपने पिछले साल टैक्स कम लिखा था तो इस साल उसके इस एक्सपेंस के साथ प्लस करेंगे। और ऑलरेडी अगर ओवर प्रोविजन ऑलरेडी टैक्स आपने ज़्यादा लिखा था तो उसको फिर सर यहाँ से माइनस करेंगे। यू विल गेट द टैक्स एक्सपेंस, जो कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखना है, और ये करंट ईयर का टैक्स रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ टैक्स पेएबल। सो टैक्स एक्सपेंस ऐसे यहाँ से इस वर्किंग से कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, आई विल गेट द नेट प्रॉफिट। जब टैक्स भी माइनस कर लिया तो आपके पास पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज आल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट। और ये वो प्रॉफिट है जो इस अकाउंट से निकल कर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अकाउंट में इन रिटेन अर्निंग में जाता है। रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाया था आपको, रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पर प्रॉफिट लाकर ऐड करते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट आकर इस रिटेन अर्निंग के साथ ऐड होता है। अगर लॉस हुआ हो तो माइनस होता है। अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड पेड इज नॉट एन एक्सपेंस, उसको प्रॉफिट और लॉस में नहीं लिखते। दैट्स वाई डिविडेंड पेड को हम रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं डेबिट साइड पर। तो डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज़ कैपिटल स्ट्रक्चर में। सो आफ्टर द पैट और आफ्टर द नेट प्रॉफिट, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाती है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इधर आकर खत्म हो जाती है। इसके नीचे एक और स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है अदर कंप्रेहेंसिव इनकम से। इस स्टेटमेंट को कहा जाता है अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। इसमें हम एक ही चीज़ लिखते हैं, विच इज़ रीवैल्यूएशन गेन। और इसको फिर इसके साथ जब ऐड करते हैं, इन दोनों को जब ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट को, रीवैल्यूएशन गेन को, मीन अदर कंप्रेहेंसिव इनकम की चीज़ों, तो फिर आपके पास जो चीज़ आती है उसको टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम कहते हैं। ये कहाँ पे लिखते हैं? कहीं पे नहीं लिखते सर, ये नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में लिखते हैं, और इसको हम लोग इक्विटी में रिवैल्यूएशन गेन के साथ लिखते हैं, और चेंजेस इन इक्विटी में भी लिखते हैं, और टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम को कहीं पे भी नहीं लिखते। वैसे बता रहा हूँ टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम में क्या आता है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम में जब ये दोनों चीज़ें ऐड कर देते हो तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम आती है। तो दोस्तों, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का स्केच है, फॉर्मेट है, ये आप लोगों ने देखना है, पढ़ना है, बड़ा इजी है। सबसे पहले इनकम, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। स्टेटमेंट दो दफ़ा लिखोगे तो याद हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है सर, वो भी बना देते हैं। वो एज एट होती है, एक स्पेसिफिक डेट पर आपको बिजनेस की पोजीशन बता रही होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे बिजनेस के पोजीशन का पता चलता है, जिसमें हम तीन चीज़ें लिखते हैं। एसिड्स लिखते हैं, हमेशा कैरिंग वैल्यू लिखी जाती है, कॉस्ट पे नहीं लिखते। कॉस्ट पे अगर लिखते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी होगी, तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस करते हो, कैरिंग वैल्यू ही बचती है। सो फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स लिखे जाते हैं। एसेट्स में कौन से एसेट्स होते हैं सर? एसेट्स में नॉन करंट एसेट पहले लिखते हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में कौन से एसेट्स होते हैं सर? नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टीज भी आती हैं, नॉन करंट एसेट में प्लांट्स भी आते हैं, नॉन करंट एसेट में इक्विपमेंट्स भी आती हैं। प्रॉपर्टीज, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स लिखे जाते हैं इसमें। ये तो सर टेंजिबल नॉन करंट एसेट हुए। तो सर आपके पास, ये तो सर टेंजिबल नॉट करंट एसेट हुए। वही टेंजिबल नॉन करंट एसेट अगर ये हुए, तो अगर आपके पास कोई इंटेंजिबल है तो वो भी लिख लो। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं सर? वो एसेट्स जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर हो तो लिखो। तो टेंजिबल है, नॉन करंट एसेट लिख दिए। इंटेंजिबल एसेट भी लिख सकते हो सर, सॉफ्टवेयर है वो भी लिखूंगा। अच्छा सर, गुडविल लिख सकता हूँ सर? गुडविल में आपको बताया था दो टाइप्स होती हैं। कुछ इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती हैं, जैसे स्कैन्स ने अपनी गुडविल खुद बनाई थी तो उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड नहीं हो रही थी, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। परचेज गुडविल है तो सर परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि आपने खरीदी और आपको पता है कि आपने इस नाम के लिए कितने पैसे पे किए। कोई कस्टमर लिस्ट है, वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। अगर कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड हो रही है, मीन आपने पैसा पे किया हुआ है।
खरीदे भी हैं वो लीज तो वो भी लिखो। तो कोई भी इंटेंजिबल एसिड जिसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड हो रही है, क्योंकि एसिड के रिकग्निशन क्राइटेरिया ये है कि एसिड को उस वक्त हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड होती है। जब आपको पता ही नहीं है इस एसिड के ऑब्टेन करने के ऊपर कितना खर्चा आया है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू तो देनी है ना। तो एसिड्स हम ऐसे नॉन करंट एसिड लिखते हैं, और नॉन करंट एसिड के बाद फिर हम अपने करंट एसिड्स लिखते हैं। भाई गुडविल इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ वाली चीज़ है ना, गुडविल की लाइफ का आपको कोई पता है? वो भी तो मैंने रिकॉर्ड किया है, गुडविल इज एन इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ, उसकी लाइफ का कोई पता नहीं है। तो रिकॉर्डिंग का ताल्लुक डेफिनाइट यूजफुल लाइफ और इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ के साथ नहीं है, रिकॉर्डिंग का ताल्लुक कास्ट रिलायबली मेजर्ड हो रही है या नहीं हो रही इस चीज़ के साथ है। वो डेप एमोटाइजेशन के लिए हम करते हैं कि इनडेफिनाइट वाले को हम एमोटाइज नहीं कर सकते, उन पे फिर हम इम्पेयरमेंट का टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर फिर उनकी वैल्यू में जो कमी आई हो उसको हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट और लॉस में, जो कि F7 में है। सो फिर हम करंट एसिड लिखते हैं सर। करंट एसिड्स। करंट एसिड्स में क्या होता है दोस्त, करंट एसिड्स में सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन्वेंट्री। फिर क्या लिखते हैं सर, इन्वेंट्री को किस पे लिखते हैं सर, इन्वेंट्री को हमें पता है, हम लोग लोअर ऑफ कास्ट और एनआरवी पे लिखते हैं। जो चीज़ कम है, लोअर ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए, अकॉर्डिंग टू IS2 स्टेट, उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या लिखते हो सर, फिर तो लिखते हैं सर रिसीवेबल लिखते हैं। रिसीवेबल की फिगर कैसे कैलकुलेट होती है सर, कौन से रिसीवेबल लिखते हैं भाई, नेट रिसीवेबल लिखते हैं। तो दोस्त नेट रिसीवेबल का मतलब क्या है, नेट रिसीवेबल का मतलब ये होता है ग्रॉस रिसीवेबल। भाई ग्रॉस रिसीवेबल क्या होते हैं भाई, ग्रॉस रिसीवेबल तो होते हैं वो जो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, उसको ग्रॉस रिसीवेबल कहते हैं। वो कैसे होता है उसको मैं बता देता हूँ कैसे होता है सर, ये ले, ये रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे, ओपनिंग के ऑपोजिट साइड पे कॉन्ट्रा आते हैं, कॉन्ट्रा का मतलब रिडक्शन। रिसीवेबल्स बनते क्यों है, क्रेडिट सेल्स की वजह से, तो क्रेडिट सेल्स हम यहाँ पे लिखते हैं, जब क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल्स को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न रिसीवेबल्स को कम करते हैं, तो क्रेडिट करो। कैश जब लेते हो तो रिसीवेबल कम होते हैं, तो कैश रिसीव की वजह से रिसीवेबल कम हो रहा है, क्रेडिट करो। डिस्काउंट अलाउड की वजह से रिसीवेबल कम हो रहा है, तो क्रेडिट करो। बैड डेट्स की वजह से रिसीवेबल कम हो रहे हैं, तो क्रेडिट करो। मैंने बैड डेट्स लिखे हैं लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं लिखा, क्योंकि बैड डेट्स में और अलाउंस फॉर बैड डेट्स में फ़र्क है। बैड डेट्स का मतलब कंफर्म बैड डेट्स, ऐसे लोग जिनसे पैसे नहीं मिलने, कंफर्म है कि नहीं मिलने। और ऐसे रिसीवेबल जिनका पैसा अभी डाउट में है उनको हम लोग क्या बोलते हैं सर, डाउटफुल डेट्स, उनके लिए हम अलाउंस बनाते हैं, उस अलाउंस को हम इस अकाउंट में माइनस नहीं करते। डिसऑनर चेक इस अकाउंट में हम यहाँ पे लिखते हैं। कैश रिफंड को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर। 10 चीज़ें आती हैं, तो मेरे पास ये जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, इस क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग ग्रॉस रिसीवेबल कहते हैं। दिस क्लोजिंग बैलेंस इज नाउन एज ग्रॉस रिसीवेबल। इस ग्रॉस रिसीवेबल से जब अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते हैं ना, अलाउंस अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर, क्योंकि रिसीवेबल्स को कम करने वाला अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस इधर। ये जो अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस होता है, उस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस को ग्रॉस रिसीवेबल में से जब माइनस करता हूँ तो मेरे पास नेट रिसीवेबल्स आते हैं। नेट रिसीवेबल्स, नेट रिसीवेबल की फिगर रिसीवेबल्स ग्रॉस रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। क्योंकि मैंने शक वाले रिसीवेबल अभी तक माइनस नहीं किए थे इधर से, जब मैंने वो शक वाले रिसीवेबल्स भी माइनस कर दिए ना, मेरे पास प्योर रिसीवेबल आ गए। ये रिकॉर्ड होते हैं एज एन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जब करंट एसिड लिखते हैं तो नेट रिसीवेबल जो कि कैलकुलेट होते हैं ग्रॉस रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस।
अच्छा सर, जब हम प्रॉफिट और लॉस बना रहे थे, प्रॉफिट और लॉस में मैंने जो बैड डेट्स का एक्सपेंस लिखा है, इस बैड डेट्स के एक्सपेंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो वही बता देते हैं। बैड डेट्स के एक्सपेंस की कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी बता देते हैं। बैड डेट्स के एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए हम लोग बैड डेट्स लिखते हैं। अगर कोई इंक्रीज इन अलाउंस आया हुआ है तो उसको ऐड करते हैं, क्योंकि अलाउंस के इंक्रीज का मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, उसको बैड डेट्स के साथ ऐड करो। अगर कोई डिक्रीज इन अलाउंस आया हुआ है तो उस डिक्रीज इन अलाउंस को कम करते हैं, क्योंकि इसका मतलब एक्सपेंस कम हो गया, कम करो। प्रीवियसली किसी को बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अब वो बंदा पैसे दे गया आपको, ट्राइबेंट से हो है तबलीगी जमात में, और उसने कहा कि मैं जिस जिसके आँख खा चुका हूँ उसको वापस करने। पहले उसने आपको गालियाँ दी थी कि कोई पैसे नहीं है, जाओ भागो। आपने उसको बैड डेट्स रिकॉर्ड किया कि यार इससे पैसे नहीं मिल रहे। फिर वो कहीं बस उसके दिल में रहम आ गया और उसने आपको, तो भाई बैड डेट्स रिकवर हो गया, रिकवर हो गया तो बैड डेट्स रिकवर होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कैश और क्रेडिट करते हैं। बैड डेट्स रिसीवेबल को नहीं क्रेडिट करते, क्योंकि वो जब बैड डेट्स हो चुका था उस मैं उसको बैड रिसीवेबल से रिमूव कर चुका था। बैड डेट्स रिकॉर्ड किया था मैंने उस वक्त और क्रेडिट किया था मैंने रिसीवेबल को। ये एंट्री जब उसके बैड डेट्स होते वक्त पोस्ट हुई थी, लेकिन जब वो रिकवर हो गया तो मेरे पास पैसा आ गया, कैश आ गया, मैं डेबिट कैश करूंगा और क्रेडिट अपना एक्सपेंस जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसको कम करूंगा। बैड डेट्स क्योंकि रिसीवेबल से तो वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका, तो रिसीवेबल के साथ बैड डेट्स रिकवर का कोई काम नहीं है। तो बैड डेट्स रिकवर आपके एक्सपेंस को कम कर रहा है, तो दैट्स वाई बैड डेट्स रिकवर मैं यहाँ से माइनस करूँगा, एंड यू विल गेट द फिगर जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस लिखनी है बैड डेट से रिलेटेड। बैड डेट से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस फिगर ऐसे कैलकुलेट होती है, और फाइनेंशियल पोजीशन में जो रिसीवेबल लिखने होते हैं उसके लिए ये वर्किंग है दोस्त। नेट रिसीवेबल कैसे आते हैं, ग्रॉस रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस, यू विल गेट द नेट रिसीवेबल। एनीवे हम करंट एसिड पे हैं, और करंट एसिड में हम इन्वेंट्री लिखते हैं, फिर हम रिसीवेबल लिखते हैं, फिर हम कैश लिखते हैं सर, फिर हम कैश एट बैंक लिखते हैं। फिर हम सम टाइम प्री पेमेंट्स भी लिखते हैं सर। ये प्री पेमेंट्स वाली की क्या कहानी है, क्यों लिखते हैं, तो भाई मैं बता देता हूँ। हमें ये पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है 31 दिसंबर 2005। शुरू हुआ होगा सर 1 जनवरी 2005 में। मैंने इस दिन, ये दिन है सर 30 सितंबर 2005 का। इस दिन मैंने जो 1 साल का रेंट एडवांस में पे किया हुआ है, जो कि साल यहाँ से लेकर अगली 30 सितंबर 2006 तक का टाइम कवर कर रहा है। कितना रेंट दिया सर, 12,000। कब दिया, 30 सितंबर को। क्या एंट्री मारी रेंट देते वक्त, डेबिट किया रेंट एक्सपेंस को। कितना सर, सारा का सारा 12,000, क्योंकि इस टाइम तो मुझे कोई पता नहीं था कितना प्रीपेड है नहीं है। पैसे दे दिए, एक्सपेंस हो गया, लिख दिया क्रेडिट साइड पर, कैश लिख दिया 12,000। बताया था ये ईयर एंड एडजस्टमेंट होती है। जब साल के आखिर में आए, हमें देखा, हमें पता चला कि यार मैं जो 12,000 दे चुका हूँ उसमें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का बेनिफिट मिला है। 9 महीने के पैसे ऐसे हैं जो आप एडवांस में पे कर चुके हो। 12,000 प्रीपेमेंट नहीं है। रिपोर्टिंग डेट पे देखा जाता है कितने ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमने पैसे दिए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं लिया। तो रिपोर्टिंग डेट पे समझ लेगी भाई 9 महीने के ऐसे पैसे हैं जो आप पे कर चुके हो, लेकिन उसके बदले में अभी तक कोई बेनिफिट मिला ही नहीं है, लिया ही नहीं है, तो भाई वो एक्सपेंस तो ना हुआ ना, वो तो पैसे आपके वहाँ पे पड़े हुए हैं, बेनिफिट देंगे। सो प्रीपेड एक्सपेंस हियर इज 9,000, विच इज़ नॉट एन एक्सपेंस, विच शुड बी अ रिडक्शन इन एक्सपेंस। हम एक्सपेंसेस को 9,000 से कम करेंगे। आप जो 12,000 एक्सपेंस लिख चुके थे उसमें से मैं 9,000 को माइनस करूंगा, कितना एक्सपेंस बच जाएगा, 3,000। और इन 9,000 को मैं कहाँ पे लिखूंगा सर, एसिड में। एक्सपेंसेस को भी कम कर रहा हूँ और एसिड को बढ़ा रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ एक्सपेंस को और डेबिट कर रहा हूँ एसिड को सर। ये प्रीपेमेंट्स की स्टोरी होती है, करते भी इसी तरह है। प्रीपेमेंट्स मीन ऐसे एक्सपेंसेस जिनके पैसे दिए हुए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं लिया, इसका मतलब वो एक्सपेंस नहीं है।
उनको फिर एक्सपेंसेस से कम करो, रिमूव करो। तो कर लिए हैं सर, करते हैं। और उनको एसिड में रिकॉर्ड करो, तो कर लिया सर, एसिड में लिख दिया। ओके है सर, प्री पेमेंट्स की कहानी ओके है सर। उसके बाद हम चलते हैं एक्रूवल्स पे। छोड़ो एक्रूवल, ये करंट एसेट्स होगी। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आती है, रिसीवेबल्स आते हैं, कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, प्री पेमेंट्स। तो भाई नॉन करंट एसेट और करंट एसेट लिख के फिर क्या लिखते हैं भाई? फिर हम इक्विटी लिखते हैं। तो दोस्तों इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी में एक शेयर कैपिटल आते हैं। शेयर कैपिटल हमेशा रिकॉर्ड होते हैं नॉमिनल वैल्यू पे। शेयर कैपिटल का मतलब आपने जो भी शेयर्स इशू किए हुए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। शेयर कैपिटल लिखूंगा भाई। उन शेयर्स के इशू करने पे जो गेन वेन आया होता है उसको शेयर प्रीमियम कहते हैं, वो लिखेंगे। रिवैल्यूएशन गेन लिखेंगे सर। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर रिवैल्यूएशन गेन आप वहाँ पे अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में भी लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, तो भाई ये जो रिवैल्यूएशन गेन में लिखता हूँ ना, इस साल से पहले ऑलरेडी रिवैल्यूएशन गेन के अकाउंट पे लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ था, और इस साल रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है 50,000 का, तो यहाँ पर टोटल फिगर 1,50,000 लिखी जाएगी। जबकि प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में सिर्फ और सिर्फ वो फॉर द ईयर होता है, उसकी लाइफ 1 साल है। यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन लिखी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ इस साल की लिखी जाती है। इस साल की रिवैल्यूएशन 50,000 है, वो प्रॉफिट और लॉस में होगी। ऑलरेडी पहले की रिवैल्यूएशन 1 लाख है, 50,000 मजीद हुई, तो यहाँ पर टोटल रिवैल्यूएशन लिखी जाती है विच इज़ 1.5 लाख। फिर रिटेन अर्निंग लिखते हैं सर, विच इज़ आल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। भाई कैसे फाइंड करते हैं क्लोजिंग बैलेंस? भाई मुझे पता है, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं, और इस रिटेन अर्निंग के क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखते हैं। इधर हम क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट साइड पे लॉस लिखते हैं, डेबिट साइड पर डिविडेंड पेड लिखते हैं सर। हाँ, समटाइम अनरियलाइज गेन को रियलाइज भी करते हैं, मीन रिवैल्यूएशन से चीज़ निकल कर रिटेन अर्निंग में भी आती है, तो वो भी लिख सकते हैं। जब रिवैल्यूएशन गेन से चीज़ निकल कर रिटेन अर्निंग में आती है, डेबिट करते हो रिवैल्यूएशन गेन को, क्रेडिट करते हो रिटेन अर्निंग को, तो रिटेन अर्निंग को हम लोग उस रियलाइजेशन की वजह से इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो भी क्रेडिट साइड पे आ सकती है। एनीवे ये जो फिगर होती है, फाइनल फिगर होती है क्लोजिंग बैलेंसेस, ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं ये लिखे जाते हैं इन स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो रिटेन अर्निंग की फिगर ये लिखूंगा। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद होती हैं लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज सच एज लोन नोट्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स। क्या होते हैं लोन नोट्स यार? कुछ पेजेस होते हैं, उन पेजेस के ऊपर लिखा होता है फॉर एग्जांपल 5,000 एट द रेट ऑफ $10%, 5 years। ये पेज कंपनी किसी को देती है और उनसे 5,000 रुपये लेती है। उस 5,000 रुपये के बदले में कंपनी ने हर साल उसको 10% इंटरेस्ट देना है, और 5 साल तक देना है। 5 साल के बाद कंपनी उससे वो पेज वापस लेगी और उसको उसके 5,000 रुपये भी देंगे। तो लोन नोट्स हमेशा जो बंदा इशू करता है ना उसकी लाइबिलिटी बनती है, इशूअर की लाइबिलिटी बनती है। अब मैं पेज दे रहा हूँ, मैं पेज देकर पैसे ले रहा हूँ, उन पैसों के ऊपर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो लोन नोट्स हमेशा इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी बनती है। और उसका इंटरेस्ट रेट भी उसने आपको दिया होगा, 5% लोन नोट्स, 10% लोन नोट्स। तो जो भी उसने 7% लिखी हुई है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट रेट है। नॉन करंट लाइबिलिटीज हम लोग लिखेंगे, और वो तमाम लाइबिलिटीज जो रिपोर्टिंग डेट से ऑनवर्ड 12 महीने में रिपे करनी होती। रिपोर्टिंग डेट ये इधर से आगे 12 महीने जिसकी रीपेमेंट में टाइम है वो करंट लाइबिलिटीज है, और 12 महीने से ज़्यादा तक का टाइम है तो इसका मतलब वो नॉन करंट लाइबिलिटीज।
तो वही बैंक लोन, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, इस तरह की ये चीज़ें, डिबेंचर्स भी नॉन करंट लाइबिलिटी के टाइप्स हैं, और आपके लिए इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसने स्ट्रेट अवे चीज़ें दी होंगी, इसका मतलब ये नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में क्या लिखते हैं भाई? करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स लिखते हैं, करंट लाइबिलिटी में टैक्स पेएबल्स लिखते हैं जो करंट ईयर का टैक्स होता है, करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेएबल लिखते हैं, वो इंटरेस्ट जो अभी तक आपने दिया नहीं है वो भी पे करना होता है। करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपने अकाउंट से जो ओवरड्रा किया हुआ है, जो पैसे पड़े हुए थे उनसे ज़्यादा पैसे निकाले हैं, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखते हैं। इस तरह की तमाम लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं। रिटेन अर्निंग में भाई कह रहा है किस तरह का प्रॉफिट हो, भाई जो प्रॉफिट आपने यहाँ से किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते वक्त प्रॉफिट आया हुआ है, नेट प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट वहाँ पे बेचते हैं। और कौन सा, इसमें तमाम प्रॉफिट आ जाते हैं, स्टेट जो भी आपको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ होता है वो आपके प्रॉफिट और लॉस में लिखा हुआ है, उस प्रॉफिट और लॉस का प्रॉफिट उठाकर हम रिटेन अर्निंग में लिख देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन इस ऐसे बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी सीखते हैं भाई, बहुत रेयरली टेस्ट होती है लेकिन आप लोग फिर भी सीख लो, चलो ये लो, 5 नंबर की सम टाइम क्या पता आ जाए। किट नज़र आ रही है आप लोगों को? एक क्वेश्चन है सर कार्बन के नाम से, आई थिंक, या यही टायर वाला क्वेश्चन है, टायर के नाम से। होपफुली आपको किट नज़र आ रही होगी अब, आ रही है या नहीं आ रही?
चलो जी दोस्तों, हम क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन इज टायर। टायर टायर। पहला काम ये होता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और ईयर एंड देखते हैं। तो हम जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और ईयर एंड पढ़ा, हमें पता चला कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। हमने कहा ओके सर, बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस, बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि 15 नंबर है। तो हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। ये मेरा क्वेश्चन है सर। फिर मैं कोशिश करता हूँ वाइंड अप करूँ, इसको बनाऊँ। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन सर। Part A of the question is prepare a statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st October 2007. So year end is 31st October 2007। अगर 31st अक्टूबर ईयर एंड है तो मुझे पता है 2007 में अगर ये एंड हो रहा है तो ये साल शुरू हुआ होगा 1 नवंबर 2006 में से। ओके भाई, ठीक है, यहीं पे शुरू हुआ होगा ये। फिर क्या हुआ भाई, फिर मैं भाग गई हो। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स लिखते हैं सर, सेल्स या रेवेन्यू। अब ये सेल्स आपको उसने क्वेश्चन में दी होंगी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सेल से पहले भी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने नोट्स को पढ़ो। नोट्स नोट्स सबसे पहले ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका ये। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st अक्टूबर 2009। ईयर एंड 31st अक्टूबर 2009 है, और उसमें जो पहली चीज़ हमें दी हुई है, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 194 एट 31 अक्टूबर 2007। यार ये जो है ना, ये 2007 नहीं है, ये 2009। 2009 नहीं है, 2007 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिक्वायरमेंट में ये बता रहा है कि 31 अक्टूबर 2007 इज द ईयर एंड। सो ईयर एंड आपका 31 अक्टूबर 2007 है, और ईयर के एंड पे उसने मुझे ऑलरेडी इन्वेंट्री दी हुई है। सो ये मेरी कौन सी इन्वेंट्री होती है सर? ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है सर। चलो, अच्छा है भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो क्या करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ? तो दोस्त, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ दो काम करते हैं, क्योंकि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री पता है। किसी को पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री किसी को पता हो तो अच्छी बात है सर, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर क्या हो सकता है? मुझे तो पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री, मुझे तो ये पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री भाई कह रहा है डेबिट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, गुड, क्योंकि एसिड है, एसिड रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट स्टेटमेंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं सर। गुड हो गया, सही है भाई। क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसे रिकॉर्ड करूँगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं रिकॉर्ड करूँगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं रिकॉर्ड करूँगा सर, दो जगह पे। एक तो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करूँगा कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते वक्त, माइनस करूँगा भाई। सो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 194,000 की कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में क्रेडिट हुई, डेबिट हुआ। इन्वेंट्री कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रिसिट लिखो।
क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में माइनस करो, क्रेडिट करो, कर लिया। करंट एसिड में भी लिखा सर, करंट एसिड में भी लिख दिया सर। कितने पे? 194 पे, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको फिगर दी हुई है, कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है सर। होती तो वो नोट्स में बताता है, इसके साथ ये मसला है। सो पहली चीज़ मैंने एडजस्ट की, पहली चीज़ एडजस्ट की, तो अब दूसरी चीज़ एडजस्ट करते हैं भाई। दूसरी चीज़ में क्या लिखा हुआ है? तो दूसरी चीज़ में उसने लिखा हुआ है, आपको अगर किट नज़र आ रही है तो, नज़र आ रही है किट, नोट नंबर 2। चलो जी, यस, किट नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी बात है, किट नज़र आ रही है भाई को। प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 12,000। क्या प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस होते हैं? तो आंसर है नहीं होते, ये तो रिडक्शन इन एक्सपेंस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये पैसे वो अपने पास लिख चुका है, लेकिन इसमें मुझे कोई फ़ायदा मिला नहीं है, तो दैट्स वाई मैं इसको एक्सपेंस में नहीं लिखूंगा, मैं इसको एक्सपेंस से रिमूव करूंगा। तो उसने आपको जो भी ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस की फिगर दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, उसमें से इस 12,000 को माइनस करूंगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंस है सर। प्रीपेड एक्सपेंस तो एक्सपेंस नहीं होते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे जाना ज़रा, कितने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की वन है? ये ऊपर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में उसने कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिखे हुए हैं। ये लिखे हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 255 के। उस 255 में 12,000 के ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैं जिनके पैसे पे कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई बेनिफिट मुझे मिला नहीं है। तो सर क्या करना चाहिए? वही क्या करूँ, प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करूँ बताओ? जल्दी बताओ जल्दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करूँ? क्या करूं भाई, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करो। सफीउल्ला आप किधर हो? कोई आवाज़, कोई चैट, कुछ भी नहीं है भाई। समझ आ रही है क्या चल रहा है? तो बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस को बोलो कि माइनस करो, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं, एसिड भी रिकॉर्ड करते हैं और माइनस भी करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस उसने जो भी दिए हुए थे, उस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में से मैं 12,000 की जो प्री पेमेंट्स हैं, उस 12,000 की प्री पेमेंट्स को माइनस करूंगा। एक्रूवल्स मीन एक्सपेंसेस, एक्रूवल को एक्सपेंसेस के साथ ऐड करते हैं, लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करते हैं। प्री पेमेंट्स को एक्सपेंसेस से माइनस करते हैं और एसिड्स में रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन पे जाकर मैं करंट एसिड्स में भी लिखूंगा प्री पेमेंट्स कितने रुपए की, 12,000 की। तो मैं गया फाइनेंशियल पोजीशन में और यहाँ पर मैंने 12,000 की प्री पेमेंट्स भी रिकॉर्ड की। ओके हो गया सर। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर अगली चीज़ है, फिर अगली चीज़ है भाई, नोट नंबर 2। वो कह रहा है प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 12,000 एंड प्रीपेड सेलिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 28,000। तो भाई ये सही है, सेलिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस जो भी है उससे भी 28,000 क्या करने चाहिए? उससे भी 28,000 क्या करने चाहिए भाई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस से भी 28,000 क्या करने चाहिए? तो मैं जाऊंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस से भी 28,000 को माइनस करूंगा और उसको एसिड भी रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस तो रिडक्शन इन एक्सपेंस है सर। तो ये मैं गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये मैं गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, और इसकी जो भी फिगर थी उसमें से आई विल डिडक्ट 28,000 बिकॉज दीज वर प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं इनको रिकॉर्ड करूंगा एज एन एसिड भी। तो भाई अब 12,000 के वो, 28,000 के ये, 12,000 और 28,000 टोटल प्रीपेड आपके बनते हैं कितने? 40,000 टोटल प्रीपेड एसिड, क्योंकि प्रीपेमेंट्स तो मेरा एसिड है, ये तो पैसे दिए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिला, अभी तो मिलेगा, एसिड है। ओके हो गया सर। उसके बाद क्या हुआ? सर ये प्रीपेमेंट वाले पार्ट भी नहीं समझा मैं। तुझे डूब मरना चाहिए अभी तक, अगर तुझे समझ नहीं आई है प्रीपेमेंट की। प्रीपेमेंट को क्या करते हैं? क्या प्रीपेमेंट एक्सपेंस है? हेलो?
भाई प्रीपेमेंट्स एक्सपेंस होते हैं? नहीं होते। प्रीपेमेंट का मतलब पैसे दे चुके हैं लेकिन अभी तक फ़ायदा नहीं मिला, तो उस एक्सपेंस नहीं है, वो रिडक्शन इन एक्सपेंस है। उन पैसों को आप एक्सपेंस में लिख चुके हो, एडवांस में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। भाई नहीं करना भाई, अगले साल का एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं करना, तो आपने जो किया हुआ है उसको एक्सपेंस से रिमूव करो, तो दैट्स वाई उसको मैं एक्सपेंस से रिमूव कर रहा हूँ। और वो मेरा एसिड है तो उसको मैं एसिड में लिख रहा हूँ। मैं तो सिंपल यही कर रहा हूँ, जो जो प्री पेमेंट्स हैं उसको मैं एक्सपेंसेस से रिमूव कर रहा हूँ और एसिड्स में लिख रहा हूँ। और जो एक्रूवल्स होंगे, एक्रूवल्स का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं की, तो वो एक्सपेंसेस के साथ ऐड होंगे और लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड होंगे। तो प्री पेमेंट्स की मैंने डील कर दी है ऐसे। अब मैं जाता हूँ एक्रूवल्स पे। अब मैं जाऊंगा एक्रूवल्स पे। सर कहाँ पे लिखा हुआ है एक्रूड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? एक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या है सर? इंक्रीज इन एक्सपेंस है या रिडक्शन इन एक्सपेंस? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक्रूड का मतलब अभी तक हमने इसके पैसे दिए नहीं है, तो लाइबिलिटी भी है और ये एक्सपेंस भी है सर। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में प्लस करेंगे। तो भाई कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? वेयर इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? तो भाई जाओ प्रॉफिट और लॉस में, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसके साथ प्लस करो। कितना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस करो? आई थिंक कितनी फिगर थी सर? हाउ मच वाज द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? सो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की जो फिगर है सर वो है 17,000। इतने के एक्रूवल्स हैं, तो मैं 17,000 को यहाँ पे प्लस करूँगा, क्योंकि ये एक्रूड एक्सपेंस है और एक्रूड एक्सपेंस की डबल एंट्री होती है। डेबिट एक्सपेंस एक्सपेंस को बढ़ाते हैं, क्रेडिट लाइबिलिटीज़, और उनको हम लोग लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज़ को भी बढ़ाते हैं। तो मैं गया लाइबिलिटीज़ में और मैंने लिखा यहाँ पर, ये मैंने लिखा एक्रूवल्स मीन एक्सपेंस। कितने एक्रूवल्स हैं सर? हर चीज़ के दो इफेक्ट हैं, यही तो डुअलिटी है, कॉन्सेप्ट है सर। कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा होगा और बदले में कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। 17,000। इसीलिए हम कहते हैं डबल एंट्री इंपॉर्टेंट है, वो जब आती होगी तो स्टेटमेंट्स फिर समझ आती हैं क्या करना है इसके साथ। एनीवे हमने दो नोट्स डील किए, उसके बाद अगला नोट है। अगला नोट है द लैंड इज टू बी रीवैल्यूड एट। ये एट नहीं है, ये रीवैल्यूड बाय है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का पता है, मैंने किया हुआ ये क्वेश्चन कई दफ़ा। थोड़ा सा मिस प्रिंट है। द लैंड इज रीवैल्यूड बाय, रीवैल्यूड एट नहीं है, रीवैल्यूड बाय है। कि लैंड आपकी रिवैल्यूएशन हो चुकी है, 55,000 रुपये से रिवैल्यूएशन हुई है, इंक्रीज आया हुआ है। तो रिवैल्यूएशन गेन उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लैंड है उसकी रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है 55,000 की। तो ऑलरेडी लैंड की जो वैल्यू होगी उसके साथ रिवैल्यूएशन को प्लस करूंगा, तो तब जाकर लैंड की वो वैल्यू आएगी जो मुझे अपनी एसेट्स में लिखने हैं। सो लैंड कितने की है सर? लैंड को मैं देख लेता हूँ, लैंड एट वैल्यूएशन, लैंड की वैल्यू ऑलरेडी उसने दी हुई है 4,95,000। और अब लैंड की गेन भी आ गया 55,000 का। तो भाई रिवैल्यूएशन में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना लिखेंगे? 55। रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर, इस साल की रिवैल्यूएशन कितनी है सर? जस्ट 55। तो भाई रिवैल्यूएशन इस साल की कितनी है? 55,000 से। 55,000 इज द रिवैल्यूएशन गेन सर। लिखो। कहाँ पे जाओ? अदर कंप्रेंसिव इनकम में। ये रहा सर अदर कंप्रेंसिव इनकम। रिवैल्यूएशन गेन लिखो सर, कितना रिवैल्यूएशन गेन हुआ है भाई? 55 हुआ है, तो लिखो 55, ये लिखा सर। 55,000 इज द रिवैल्यूएशन गेन सर। एसिड को कितने पे रिकॉर्ड करूँ? लैंड को, वो ऑलरेडी 4,95,000 की थी, 55,000 का रिवैल्यूएशन हुआ, तो वो एसिड रिकॉर्ड होना चाहिए 550 पे। फाइनेंशियल पोजीशन में उस लैंड को मैं रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखते वक्त हमें ये पता है कि लैंड इस सेक्शन में आती है, तो भाई 4,50,000 की लैंड में लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि लैंड है 5,50,000 की। कैसे 5,50,000 की?
495 की थी, 55 की रिवैल्यूएशन है इस साल की, तो 550 पे गई। इक्विटी के सेक्शन में भी तो रिवैल्यूएशन लिखना है। अच्छा सर, लिख लेता हूँ इक्विटी में। इक्विटी के सेक्शन पे गया, रिवैल्यूएशन लिखने जा रहा हूँ। पता नहीं पहले साल की रिवैल्यूएशन है या नहीं है, लेकिन इस साल की रिवैल्यूएशन है 55,000 की। तो फिर पहले वाले सालों की रिवैल्यूएशन भी ट्रायल बैलेंस में देखूंगा, अगर होगी तो इसके साथ ऐड करके यहाँ पर टोटल रिवैल्यूएशन लिखूंगा, नहीं होगी तो बस सही है, यही लिखूंगा। तो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में सिर्फ इस साल की रिवैल्यूएशन लिखी जाती है और इक्विटी में टोटल रिवैल्यूएशंस लिखी जाती है। ओके सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, तो फिर उसके बाद हुआ, द प्रेमिसेस आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20%। सही है सर, प्रेमिसेस को डेप्रिशिएट करते हैं भाई, करते हैं डेप्रिशिएट प्रेमिसेस को, कर लेते हैं भाई प्रेमिसेस को डेप्रिशिएट। क्या मसला है, कर लेते हैं। देखो कि स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग बैलेंस है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट पे करेंगे, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो फिर किस पे करेंगे? फिर तो सर करेंगे उस पे। किस पे करेंगे भाई? फिर तो कैरिंग वैल्यू पे करेंगे। द प्रेमिसेस आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 4% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, मैं प्रेमिसेस की कॉस्ट उठाई। प्रेमिसेस की कॉस्ट मुझे ट्रायल बैलेंस में उसने दी हुई है। प्रेमिसेस एट कॉस्ट कितनी है सर? 3,50,000। उसका 4% उठाया। 3,50,000 का 4% आपकी डेप्रिसिएशन होगी, विच इज़ आई थिंक, पता नहीं कितनी, कैलकुलेट करो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये नॉन करंट एसिड की वर्किंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्रेमिसेस की वैल्यू लिखी, कॉस्ट, यहाँ से मैंने लिखा इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ से मैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन भी माइनस करूँगा, तो आई विल गेट द कैरिंग वैल्यू। प्रेमिसेस की वैल्यू है 3,50,000, उसका 4% लिया, तो किसी ने मुझे यहाँ पर आंसर टाइप करके दिया हुआ है कि 14,000। तो 14,000 इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और ऑलरेडी उसके आज साल के पहले की भी डेप्रिसिएशन दी हुई है। इस साल के पहले की भी डेप्रिसिएशन उसने क्वेश्चन में दी हुई है, और वो भी माइनस करूँगा, सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं, ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड भी गिवन है। तो ऑलरेडी प्रीमिसेस की सर कितनी एक्यूमुलेटेड है डेप्रिसिएशन ऑन 1 नवंबर, यानी कि इस साल के शुरू तक उस पर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है 20,000। 20,000 की डेप्रिसिएशन उस पर ऑलरेडी थी, 14,000 की ये डेप्रिसिएशन हुई, तो टोटल डेप्रिसिएशन उसकी 34,000 है। लेकिन फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, यानी कि इस साल जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, वो तो ये 14,000 है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर की है। कैरिंग वैल्यू कितनी है सर? 3,34,000 माइनस 3,50,000 इज इक्वल टू 3,16,000। ये वो फिगर है जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको एज एसेट रिकॉर्ड करते वक्त लिखेंगे, और ये वो फिगर है जो हम प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस लिखेंगे। ओके सर। ओके सर। प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी मुझे फिगर आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है, जिसमें एक एक्सपेंस मिला मुझे डेप्रिसिएशन प्रीमिसेस की 14,000। ओके हो गया सर, ओके सर। फिर क्या हुआ सर? फिर अगला नोट है वो पढ़ते हैं, यही नोट है, इसमें वो कह रहा है कि द प्लांट एंड मशीनरी जस्ट 10 to 15 minutes। Today is Sunday, I think. Okay. I'm going to close it. I'm going to close it. I'm tired also. तो दोस्तों टाइम पूरा हो गया, संडे का दिन है और यहाँ पे 8 बजे कॉलेज बंद हो जाता है, तो होपफुली रूम से कंटिन्यू करेंगे उसको, या ना कर सके तो कल करेंगे। आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। ओके, टेक केयर, हाफिज़।